शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, कल हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, पहले एक बार वो देख लेते हैं। राइट, कल हमने डिस्कस किया था एक रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जो आपकी ऑर्बिट होती है, बोहर्ट्ज की ऑर्बिट होती है, उसके हमने रेडियस डिस्कस किया था। और साथ में हमने क्या डिस्कस की थी, वेलोसिटी की थी। जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं आपके, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऑर्बिट के अराउंड, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है उसको डिस्कस किया था। तो हमें देखने को मिला था जो आपकी रेडियस होता है, वहां पे हमें क्या देखने को मिला था, रेडियस इज, रेडियस किसका, ऑर्बिट का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, एंड वेलोसिटी जो हमने देखा था, वेलोसिटी वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ये कल हमें देखने को मिला था। बाय द वे कंप्लीट फार्मूले पे हमने डिस्कस किए थे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपका रिवॉल्व कर रहा है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक ऑर्बिट के ऊपर, जो ऑर्बिट क्या होती है, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं भाई, इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है रोटेशन की, यानी कि कितने टाइम में ये रिपीट करके अपनी उसी पॉइंट के ऊपर वापस आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कि एक चक्कर काटने में, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, इट इज अ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड पर सेकेंड, कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए जाएंगे एक सेकेंड के अंदर अंदर एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, कहाँ पे, स्टेशनरी ऑर्बिट में, अराउंड द न्यूक्लियस, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात है, आपको एक सेकंड दे दिया जाएगा, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चाहे वो आप भी हो सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है ऐसे करके, तो आपको एक सेकंड दिया जाएगा और चेक किया जाएगा आप कितने चक्कर काट सकते हो इस न्यूक्लियस के अराउंड। जितने आपने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए होंगे वो आपकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अगर आपकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है, जिसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जब 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, इसका मतलब क्या होगा, आप 50 चक्कर काट रहे हो एक सेकंड में। तो ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, जो कि मैंने 11th में आपको डिटेल में पढ़ाया हो इसके बारे में। तो रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है, इसको न्यू के साथ किया जाता है। कैसे, न्यू के साथ, क्या पढ़ते हैं इसको, न्यू। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, लीनियर वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, v इक्वल्स टू लीनियर वेलोसिटी, यानी कि किसके बराबर होती है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, ओमेगा आर। क्या होती है, ओमेगा आर। ओमेगा क्या है, रेडियस, किसका रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस। बात समझ आ रही होगी, ओके। अब देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू आर, ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू होता है। क्या होता है, 2 पाई न्यू। सारा का सारा ये 11th में पढ़ा हुआ है, ड्यूल नेचर में मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत। तो 2 पाई ओमेगा, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, 2 पाई न्यू। न्यू इज ए फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 पाई न्यू लिख दूंगा। तो आपको फाइंड क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी, तो आप बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ भेज दो, v अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, न्यू के बराबर। न्यू क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, क्या है, न्यू इक्वल्स टू v अपॉन 2 पाई आर। ओके, अब यहाँ पे वेलोसिटी का फार्मूला भी आपको पता है। देखिए हमारे पास न्यू कितना आ चुका है, न्यू इक्वल्स टू v अपॉन 2 पाई आर आया है। लेकिन हमने कल वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव किया था। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का क्या फार्मूला था, वो था 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आया था आपका, एन एच। ये वेलोसिटी का फार्मूला था। लेकिन वेलोसिटी की डिनोमिनेटर में कुछ और भी है, वो क्या है, 2 पाई आर है। तो यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। यहां से 2 और 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। बचेगा क्या आपके पास, और जहाँ पे एक जेड भी होता था, ठीक है, एक जेड लगाना भूल गया हूं मैं। 2 पे हाँ लिखा हुआ के जेड आ गया, ठीक है, ओके। दिस इंप्लाइज वी, यानी कि न्यू आपके पास क्या बचेगा, इस समय आपके पास क्या बचेगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच आर। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। ये क्या हो गया, आपका फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखने वाली है हमें, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी आपकी देखो, के क्या होता है, कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आपको पता होती है।
जेड आपका एटॉमिक नंबर, एक पर्टिकुलर एटम के लिए जेड की वैल्यू भी क्या रहती है, फिक्स रहती है। जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू फिक्स रहेगी, सोडियम के लिए वैल्यू फिक्स रहेगी। तो एटम टू एटम जेड की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। ई क्या है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, ये भी फिक्स रहेगा। चेंज एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ये भी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो चेंज क्या होगा, एन की वैल्यू और आर की वैल्यू कैसे चेंज होगी इसको समझो। एटम के अंदर क्या क्या चीजें चेंज होती है, एक ऑर्बिट का नंबर, कौन सी ऑर्बिट की बात हो रही है, दूसरा रेडियस, कितना रेडियस है, दो चीजों पे डिपेंड करेगी आपकी क्या फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ आई होगी। अब देखो यहाँ पे क्या मैं आपको एक चीज अभी नहीं बता के आया कि आपका जो रेडियस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, अभी बता के आया था क्योंकि हमने कल ड्राइव किया था, तभी मैंने बताया, अपने से तो बताया नहीं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका एन स्क्वायर होता है। तो मैं आर की जगह ये लिख सकता हूँ ना, प्रोपोर्शनलिटी को यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंटरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है एन स्क्वायर होता है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ये एन स्क्वायर के। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी कि कौन सी ऑर्बिट के ऊपर डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। किसके होता है, एन क्यूब के होता है। समझिए बात को, जैसे जैसे हम कल पढ़ रहे थे सेम वैसे ही करना है इसको। अगर आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि फर्स्ट ऑर्बिट, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ऑर्बिट, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ऑर्बिट, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, इस तरह से चलता जाता है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, एन इंटू एन स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटू वन स्क्वायर इज टू वन अपॉन वन इंटू क्या है एन स्क्वायर है, सॉरी वन नहीं आएगा, वन टू आएगा, सेकंड ऑर्बिट है ना, तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या है टू इंटू टू स्क्वायर इज टू वन अपॉन क्या हो जाएगा, थ्री इंटू थ्री स्क्वायर हो जाएगा। तो रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वन इज टू, टू का क्यूब कितना होता है, एट होता है, थ्री का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो ये रेशियो आ जाएगी आपकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्बिट की। ये हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, कोई भी एटम होगा, जब रेशियो पूछेंगे तो ये रेशियो यही आएगी आपकी किसकी, फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने फिर उसके बाद क्या देखा था, एच एटम के लिए देखा था, हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट ही होगी। तो फॉर हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर कितना होगा, वन होगा हाइड्रोजन का, जेड कितना हो जाएगा, वन। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपन एन एच आर था, तो के जेड की वैल्यू तो वन हो जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास, के जेड डी स्क्वायर एन एच अपन आर। और ये तो मैंने अभी बताया न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके किसके है, एन आर के है। और ये मैंने रेशियो भी निकाल के भी बताई आपको, फर्स्ट के लिए वन अपन वन, सेकंड के लिए वन अपन एट, थर्ड के लिए वन अपन 27, फोर्थ के लिए फोर का क्यूब कितना होता है 64, तो वन अपन 64 आ जाएगा। ये तो रेशियो आ गई अलग से, तो ये क्या निकाली हमने, रेशियो। अब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे वैल्यू। तो हाइड्रोजन एटम के लिए एन की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। आर की वैल्यू कितनी थी, हमने निकाली थी हाइड्रोजन एटम के लिए कल, 0.52 इंटू 10⁻⁻10। के की वैल्यू कितनी थी, 9 इंटू 10⁻9 होती है। जेड की वैल्यू कितनी, वन। एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻34। और चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19। ये सारी वैल्यूज आपने कहा यूज कर लेनी है, इसमें यूज कर लेनी है, सारी वैल्यू पुट कर दो। जब सारी वैल्यू पुट करोगे और कैलकुलेट करोगे अपने कैलकुलेटर की मदद से, तो आपको आंसर कितना देखने को मिलेगा। देखिए ये सारी वैल्यूज हमने क्या कर दी, पुट कर दी, के की वैल्यू पुट कर दी, जेड की वैल्यू पुट कर दी, और आपकी ई की वैल्यू पुट कर दी। फिर उसके बाद एन की, एन कितना वन है वो पुट कर दिया, एच की वैल्यू पुट कर दी है, और ये आर की वैल्यू पुट कर दी है, जो कि हमने आर की वैल्यू कल ड्राइव की थी, कितनी थी, 0.52 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻90 लिख सकता हूँ। कैलकुलेटर की मदद से सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके आपको कितना मिलेगा, 6.57 इंटू 10⁻15 राउंड पर सेकेंड। आरपीएस का मतलब क्या है, राउंड पर सेकेंड। कितने राउंड मारे, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने राउंड मारता है, इतने राउंड मारता है, इतने चक्कर काटता है ऑर्बिट के, फर्स्ट ऑर्बिट में। हाइड्रोजन एटम के केस में एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में इतने राउंड मारता है अपनी ऑर्बिट में, इतनी तेज घूम रहा होता है वो। क्या ये बात सभी को समझ आई कि नहीं आई, सही यस और नो। अब आपको फ्रीक्वेंसी समझ आ गई, हम देखेंगे हम टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है अभी, जनरली अगर हम देखें, जनरली क्या होता है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 1/t। जब टाइम क्या होता है, 1/न्यू। टाइम पीरियड क्या होता है, 1/न्यू।
जी टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर काटने में इस न्यूक्लियस के अराउंड, एक राउंड मारने में कितना टाइम लग रहा है, एक राउंड मारने में न्यूक्लियस के अराउंड कितना टाइम लगा, उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, द टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स रोटेशन अराउंड द न्यूक्लियस। ये टाइम पीरियड होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का, ताकि वो कंप्लीट कर सके एक रोटेशन को अराउंड द न्यूक्लियस। से हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। डिनोट किसके साथ करते हैं? कैपिटल टी के साथ डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी बताया टी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 न्यू के बराबर होता है। न्यू की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सारी चीजें रेसिप्रोकल हो जाएंगी। रेसिप्रोकल अब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी की टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला था? के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच आर था। इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन एच आर अपॉन के जेड ई स्क्वायर। यानी कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? एन क्यूब के होगा। और फ्रीक्वेंसी क्या थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी किसके? एन क्यूब के। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी, एन क्यूब क्यों लिख रहा हूं मैं। किसी को अगर डाउट है वो पूछ सकता है। अगला देखते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। जो बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, यानी कि ऑर्बिट की बात हो रही है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी कितनी कितनी एनर्जी होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फाइन, देखिए, सिंस देयर इज टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, दो किस्म की एनर्जी होती है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के पास, एक काइनेटिक एनर्जी होगी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जनरली जिनकी हम बात करते हैं। सिंस देयर इज टू टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, एक है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। पहला फ्रॉम पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटम मॉडल, बोहर के एटम जो मॉडल दिया था बोहर ने, उसके मुताबिक, उसके पोस्टुलेट के मुताबिक आपको पता याद है, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? कुलम्स लॉ के, यानी कि कुलम्स फोर्स के, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 यहाँ पे हमारे पास क्या होता था? ZE इंटू क्या होता था? सेकंड दूसरा क्या होता है आपके? इलेक्ट्रॉन। दूसरा चार्ज Q2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन E। तो वो E के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? E स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, यानी कि आर स्क्वायर हो जाएगा। एक आर और एक आर आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास? mb स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर बचेगा। दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2। इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा? 1/2। क्या इस टर्म को आपने कहीं पे देखा है? ये क्या चीज है? इस टर्म को कहीं पे देखा है? ये क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। 1/2 mv स्क्वायर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी तो मिल गई है, पोटेंशियल एनर्जी भी ढूंढो तभी टोटल एनर्जी पता चल पाएगी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? एज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियस एट ए पॉइंट इन द ऑर्बिट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। कैसे दी जाती है? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, क्या होता था? के Q1 Q2 अपॉन, एक सेकेंड, Q2, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या फार्मूला होता था? के Q1 Q2 अपॉन आर होता था। अगर यहाँ पे यहाँ पे तो देखो मैं पूरे स्टेप वाइज करवाया हुआ है, तो वैसे ही समझ लेते जैसे यहाँ पे करवाया हुआ है वैसे। देखो, एज पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल क्या होता था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद करो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ढूंढा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक कॉपी करवाया था मैंने, वहां पे मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम V के साथ लिखते हैं, कितना आया था आपका? क्या फार्मूला होता था? के क्यू अपॉन आर होता था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही पोटेंशियल की बात हो रही है, किसका? पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, ये आपकी ऑर्बिट है कोई, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है। तो क्या हो जाएगा? इस न्यूक्लियस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? क्या होगा? के क्यू अपॉन आर होगा। तो क्यू यहाँ पे क्या है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होगा? जितने इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके साथ लिखेंगे हम? जेड के साथ, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या बताता है हमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन से बताता है। और एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? ई होता है। तो जेड ई हो जाएगा, चार्ज किसके ऊपर? न्यूक्लियस के ऊपर। तो क्या हो जाएगा? के जेड ई अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला।
और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपन चार्ज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो आपको वर्क निकालना तो क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। समझ आ रही होगी बात। तो ये वर्क की तो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। वर्क की क्या होता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी। और ये चार्ज कौन सा है कि किसके ऊपर ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है। तो W इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू क्यू होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होती है, V पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, चार्ज कितना आपका इलेक्ट्रॉन है -E इंटू KZE अपन R हो जाएगा। E और E मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम्स इक्वल्स टू -KZE² अपॉन R हो जाएगा। ये होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैंने साइड पे लिख दिया, मैं वापस लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इस स्टेप के बाद देखो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। तो क्या स्टेप बनेगा हमारा, ब्लैक पेन से लिखता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -E इंटू KZ, के लिखा ही नहीं तो के भी लिखते हैं, KZE अपॉन R। दिस implies potential energy will become equals to माइनस क्या हो जाएगा, KZE² अपॉन R हो जाएगा। ये होगी अपनी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे काट देता हूँ क्योंकि इधर विजिबल नहीं होगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये लिखोगे। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी, देखो एक चीज ध्यान से देखना, भी आप ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 1/2 KZE² अपन R, KZE² अपन R। समझ आ रही है बात। तो ये चीज अभी अभी आपने देखी, ये क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन साइन कौन सा लगा हुआ इसके साथ, नेगेटिव लगा था पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी। माइनस और 2 को दूसरी तरफ भेज दो, क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू -2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये लिख सकता हूं। अब नोट देखो वहां पे लिखा भी हुआ है मैंने, तो इस चीज को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। वहां पे क्या बोला मैंने, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी -2 KE, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव ऑफ ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी। हमें यहाँ पे ये तो आपके लिए नोट अलग से, उसको छोड़ा अगर नहीं भी याद है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम मेन पॉइंट पे आते हैं, टोटल एनर्जी यानी कि E किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मैं साइड पे लिखता हूँ इन चीजों को, देखिए यहाँ पे करते हैं इसको। ओके, तो टोटल एनर्जी, उस स्टेप के बाद क्या आएगा, टोटल एनर्जी यानी कि E विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टोटल एनर्जी यानी कि E किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितना निकाली थी हमने, 1/2 KZE² अपॉन R निकाला था, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये हमारी, -KZE² अपॉन R। अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, तो कॉमन ले लूं, कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, देखो दिस इंप्लाइज E विल बी इक्वल्स टू KZE² अपॉन R। कॉमन क्या आएगा, अंदर क्या बचा, 1/2 -1। इसको सब्ट्रैक्ट करो, 1/2 से माइनस करोगे 1 को तो क्या आएगा, -1/2 आएगा। जिसको नहीं समझ आता इधर कर देता हूं उसके लिए, ये किसके बराबर होता है, 1/-2/2। तो क्या बचेगा, -1/2 बचेगा। ये समझ आई ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, दिस इंप्लाइज E इक्वल्स टू KZE² अपॉन R इंटू -1/2। तो हमारे पास क्या आया,
टोटल एनर्जी क्या है, -1/2 kZd² अपॉन R, यहाँ पे लिखा भी होगा। तो क्या है आपके पास, E इज इक्वल टू -1/2 kZd² अपॉन R। अब नेगेटिव साइन क्या बता रहा हमें, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर बाउंड इन बाउंड स्टेट, एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट, मतलब कि बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। नेगेटिव साइन हमें ये समझा रहा है यहाँ पे। तो नेगेटिव साइन से ये मतलब समझ आई होगी आपको कि एक दूसरे के साथ ये बाउंडेड है। और यहाँ पे एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, और आर का आपको फार्मूला भी पता है, हमने ड्राइव किया था कल, क्या होता है, n² h² अपॉन 4π² m k z e²। ये फार्मूला होता है आपका किसके, आर का, जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है, ये कल हमने ड्राइव किया था। देखो हर चीज एक दूसरे के साथ लिंक्ड है यहाँ पे। जिसने कल लेक्चर अटेंड नहीं किया तो वो भी लेक्चर अटेंड करना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और किसी को रिकॉर्डेड चाहिए होगा तो बता देना, जिसने नहीं अटेंड किया होगा कल, ओके। तो ये एन आर की वैल्यू होती है, तो इस वैल्यू को उठा के आप कहाँ रख दोगे, यहाँ पे रख दोगे। बात समझ आ रही होगी। तो जैसे यहाँ पे रखोगे n² h² तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और 4π² m k z e² कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ तब -1/2, बाकी किया हुआ यहाँ पे आपके लिए कर रहा हूँ मैं वापिस से, k z e² था, नीचे क्या आ जाएगा जी, n² h² आ जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ऊपर वाली टर्म 4π² m k z e², ये ऊपर चली जाएगी क्योंकि उसको वो r डिनोमिनेटर में है। अब ध्यान से देखना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट जाएगा। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा सर। यहाँ पे देखो, और क्या है, ये k है, यहाँ पे एक k है, तो k मल्टीप्लाई होगा k² आ जाएगा। और क्या है यहाँ पे, चेक करो, π² है, 2 है, तो क्या लिखा मैंने, साइन नेगेटिव का भी है, तो -2π² m भी है, m भी लिख दिया, k भी है, और यहाँ पे भी k है, तो k² हो, k इंटू k क्या हो जाएगा, k² हो जाएगा, k² आ गया। और यहाँ पे क्या है, एक z यहाँ पे है, एक z यहाँ पे है, तो z इंटू z करेंगे तो क्या आ जाएगा, z² आ जाएगा, z² भी आ गया। और e² इधर भी है, e² इधर भी है, तो e² इंटू e² करेंगे तो क्या आ जाएगा, e⁴ आ जाएगा, e⁴ भी आ गया। उम्मीद करता हूँ ये सारा इक्वेशन कैसे लिख दिया मैंने समझ आएगी होगी आपको, ये इक्वेशन, ठीक है जी। तो ये मैंने एक्स्ट्रा स्टेप करवाया है, आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लेना, ठीक है। तो क्या करोगे आप बोलोगे यूजिंग द वैल्यू ऑफ आर इन अबव इक्वेशन। आर की वैल्यू जब पुट करोगे तो पहला स्टेप आपका ये आएगा, फिर आपका स्टेप ये आएगा, ठीक है। मैं देखो इसको अरेंज ही कर देता हूँ, एक सेकेंड, चलो मैं इसको आपके लिए अरेंज कर दूंगा बाद में। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, हमारे पास पाई की वैल्यू हमें पता होती है, के की वैल्यू पता होती है, ए की वैल्यू पता होती है, एच की वैल्यू पता होती है, ये सारी वैल्यूज हमें क्या होती है, पता होती है। किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की तो वैल्यू है, जेड की वैल्यू आपको पता है। तो यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। जब इन सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वैल्यू क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट विल बी E इक्वल टू -13.6 अपॉन n² इंटू z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। z² क्या है, व्हाट इज z, एटॉमिक नंबर, कौन से एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, सोडियम की बात हो रही है, हीलियम की बात हो रही है, नियोन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, z वहां उसी के हिसाब से होगा। सोडियम की हो रही है तो 23 आ जाएगा z, हाइड्रोजन की हो रही है तो 2 z की वैल्यू 2 हो जाएगी, हीलियम की बात हो, सॉरी हाइड्रोजन की बात हो रही है z1 हो जाएगा, हीलियम की बात हो रही है z2 हो जाएगा, इस तरह से। तो z आपका क्या है, एटॉमिक नंबर, n क्या है, कौन सी ऑर्बिट की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है, थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है, वो n रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपकी जो एनर्जी होती है कोई भी एक एटम की कोई भी एक ऑर्बिट के अंदर, उसको निकालने का तरीका क्या है, -13.6 अपॉन n² इंटू z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका यूनिट है, ये मैंने बताया हुआ है। इसको वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वोल्ट में आंसर आ जाएगा, और जॉउल में आंसर आ जाएगा, सॉरी वोल्ट बोल रहा हूँ, है ना। जब मैंने ड्यूल नेचर करवाया था वहां पे मैंने सिखाया था ये चीज आपको। तो जॉउल में कन्वर्ट करना हो एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉउल में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 1.6 × 10⁻⁻19, यू विल गेट योर आंसर इन जॉउल। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आई होगी सभी को। सेम चीज हाइड्रोजन एटम के लिए, Z इक्वल्स टू कितना 1 हो जाएगा, और कौन सी ग्राउंड स्टेट यानी कि n कितना फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल्स टू कितना 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, n यहाँ पे पुट करो 1 और यहाँ पे Z की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो दोनों 1 1 हो जाएंगे, बचेगा क्या, E की वैल्यू कितनी आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस हाइड्रोजन की जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है उसके पास कितनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है -13.6। मैं स्टार्टिंग से आपको बताता आ रहा था ये ऑर्बिट की 5 है, फिर बाहर वाली की 10 है, फिर आगे वाली की 15 है। ये मैंने बोला था ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जैक्ट आंसर अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, फर्स्ट ऑर्बिट के पास कितनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की। हीलियम की बात करनी हो, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, तो 2 पुट कर दो यहाँ पे Z की जगह, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देना इस नंबर को, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी। क्या बात ये सभी को समझ आई, सही यस और नो। देखिए अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, 6th टॉपिक जो है ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस का ओरिजिन कैसे होता है, कैसे आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा वापिस। जैसे ये आपकी डायग्राम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, और एक दिन मैंने भी समझाया भी था, एक स्टूडेंट ने पूछा था क्वेश्चन, मैंने समझाया था इस चीज को, वापिस से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स हैं इसके अराउंड बहुत सारी। अब होता क्या है, मैंने बोला था फर्स्ट ऑर्बिट जो होती है उसके पास एनर्जी कम होती है, फिर उसके बाद एनर्जी ज्यादा होती है, इसके पास एनर्जी और ज्यादा होती है, अगले के पास और ज्यादा होगी। कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से अंदर वाली ऑर्बिट में आना हो, आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आना हो, मींस आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। क्योंकि इसके पास अगर मान लीजिए 15 एनर्जी है तो इसके पास कितनी होगी, 10 होगी। तो अगर इसको 10 इस ऑर्बिट से इस एनर्जी में आना है, इस ऑर्बिट में आना है, तो इसके पास कम एनर्जी होनी चाहिए। अगर कम एनर्जी होनी चाहिए तो इसको अपनी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। तो 5 एनर्जी अपनी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। बात समझ आ रही होगी। तो ये जो एनर्जी रिलीज की एक किस्म की क्या है, रेडिएशन है। यही कारण बनती है आपकी क्या, स्पेक्ट्रल लाइंस बनाने के लिए। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर, क्या कहता है वो टॉपिक हमारा, समझते हैं बुकिश लैंग्वेज में। देखिए सर अटेंडेंस लगाओ, कोई बात नहीं अटेंडेंस भी लग जाएगी, पहले पढ़ तो लो। थोड़ा सा रुक जाओ, एंड थैंक्स आपने याद भी दिला दिया। वैसे भाई केमिस्ट्री की क्लास आपकी होगी 10:50 पे, सॉरी 11:50 पे। अभी तो मेरे ख्याल से 10:30 भी नहीं हुए होंगे। हाँ अभी 11:26 है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी 11:26 हुए हैं, और क्लास होगी आपकी 11:50 पे, 11:30 पे। चलो कोई बात नहीं, 11:30 तो होने दो। 11:30 पे तो मेरी खत्म होगी ना क्लास, 4 मिनट है हमारे पास। देखो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, when electron jump from inner orbit to outer orbit due to the external agencies, this state is called excited state। इस स्टेट को हम क्या स्टेट कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अंदर वाली ऑर्बिट से बाहर वाली ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो जो उसके पास स्टेट होगी वो कौन सी स्टेट होगी, एक्साइटेड स्टेट होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऑर्बिट में रहता है तो उससे हम कौन सी स्टेट बोलते हैं, बताओ मुझे फटाफट, कौन सी स्टेट बोलते हैं उसको। हाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम लोगों को। When from this excited state electron fall back, very good, कौन सी स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट। When from this excited state electron fall back to ground state or lower energy, it emits photon of particular energy। अभी बता के आया, जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर वाली ऑर्बिट से अंदर वाली ऑर्बिट में जंप करता है
तो वो क्या रिलीज करता है, एनर्जी इमिट करता है। क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है, जो सिंपल क्या बोल सकते हैं, फोटोन। मैंने ड्यूल नेचर में बताया था, आपके जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में फ्लो करती है, फोटॉन्स के फॉर्म में। तो मैं क्या कहूंगा, इट एमिट फोटोन ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी। समझ आ रही होगी बात। तो सिंपल सी बात, हमने कहा जब कोई इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाता है तो उसके बाद कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, जहाँ लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। किस फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में। बोहर के थर्ड पॉस्टुलेट के मुताबिक हमें पता है एनर्जी एच न्यू किसके बराबर होती है, E2 माइनस E1 होती है। मानते हो बात की नहीं मानते हो, ये तो सिंपल फॉर्म होगी। अगर क्या हो, हमें ऑर्बिट का नंबर ही नहीं पता हो, तो मैं क्या बोलूंगा, सेकंड ऑर्बिट को क्या, यानी कि nth ऑर्बिट जो कि उसके ऊपर है, N2 माइनस En1। नहीं समझ आई, मैं वापस लिख रहा हूं आपके लिए, देख लीजिए, टॉपिक कंप्लीट करने दो मुझे, ठीक है, क्योंकि साढ़े होता थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है टॉपिक करवाते हुए। एक बार इसको अटेंड कर लेना, वो बहुत जरूरी है, इसी के साथ अगला टॉपिक आपका लिंक होगा, ठीक है, इसको अटेंड कर लेना सभी। एच न्यू, देखो ये मेरे पास एक क्या है, न्यूक्लियस, ये बहुत सारी क्या है, ऑर्बिट्स है। इस ऑर्बिट का नाम रखा मैंने En2 और इस ऑर्बिट का नाम रखा मैंने En1। तो हमारे पास बोहर का थर्ड पॉस्टुलेट क्या था, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, तो ये हो जाएगा En2 माइनस En1 एच न्यू के बराबर। और एनर्जी का फार्मूला भी हमें पता है क्या है, एच न्यू। अभी डिराइव करके आए एनर्जी का फार्मूला, क्या फार्मूला था बताओ मुझे, पूरा का पूरा, ये वैल्यू लिख देनी है, ये वैल्यू और ये वैल्यू। चलो इसको लिखने में टाइम लग जाएगा, चलिए मंडे को इसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, मंडे को कंप्लीट करेंगे ये पूरा सब यूनिट, जैसे कि मैंने पहले बोला था। हो नहीं पाएगा तुम लोग